So now we will start our second topic of today's lecture, that is मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमने ऑब्जेक्टिव रखे थे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, राइट, लाइक प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। उसके बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उनको पूरा करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हमने क्या काम किए। अब हमने ये पढ़ना है कि हमने मेजर स्टेप्स क्या लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब पहले तो रिफॉर्म्स हम समझ ले होता क्या है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना, सुधार करना, कुछ नई चीजें लेके आना, ये होती है आपकी रिफॉर्म्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी हमारी, एलपीजी पॉलिसी। कौन सी थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। तो पहला काम तो हमने यही किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, 1991 में वो एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आए जिसमें उन्होंने कुछ लिबरलाइजेशन, कुछ छूट दी, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट किया, और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको ग्लोबली क्या किया, ग्लोबली इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया लोगों के साथ। ग्लोबली जो हमारे अदर कंट्रीज है उनके साथ क्या किया, जोड़ दिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्रीज इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्लियरली डिसाइडेड। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो रोल थे वो क्लियरली डिसाइड कर दिए। उसके अलावा इसके अंदर इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, फ्री कर दिया लाइसेंस लेने से। लाइसेंस जो जरूरी था उसको बहुत कम कर दिया, क्योंकि उसको लेने में काफी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को, कॉम्प्लेक्स था उसका जो प्रोसीजर था। और जो अदर कंट्रोल्स थे उनको भी खत्म किया। और क्या किया गया, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया ताकि मॉडर्नाइजेशन आ सके। और जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको रिड्यूस कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, और लास्ट में एफर्ट्स किए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के। तो ये थी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पहला काम हमने ये किया था। सेकंड हमने बनाई थी न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मतलब खरीदना और बेचना। तो इसके थ्रू जो न्यू ट्रेड पॉलिसी थी, इसका मतलब ये था कि पॉलिसी थ्रू विच द फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी किससे रिलेटेड थी, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड थी। तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड ऑब्वियसली बात है, हमने अभी बात की थी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड से ही, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक बात उसमें ये थी कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया ऑल ओवर द कंट्रीज। तो इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो न्यू ट्रेड पॉलिसी के अंडर वही हुआ, जो हमारा फ्लो था गुड्स और सर्विसेज का, उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। कई प्रोसेस जो हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के, उनको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। As a result of liberalization, trade policy has undergone tremendous changes, especially the foreign trade has been freed from unnecessary control and the age-old restriction have been eliminated at one go. Globalization के साथ साथ ये कह रहा है liberalization की वजह से जो ट्रेड के unnecessary control थे, unnecessary restrictions थी, उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये थी हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी। दूसरा काम हमने ये किया। थर्ड है हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स फिर से वही बात, फिस्कल हमने अभी मैंने बात की थी, गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो राजस्व होता है, उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है उससे रिलेटेड होता है। फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सरकार के इनकम और उसके खर्चों से कनेक्टेड होती है। अगर गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तब तो होगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। और अगर गवर्नमेंट की क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो हमें क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को किस चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, डेफिसिट की। गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट हो रहा था। इन 17-18 द फिस्कल डेफिसिट, इसने 17-18 फाइनेंशियल ईयर का तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट दे रखा है कि इन 17-18 द फिस्कल डेफिसिट वाज 3.5% ऑफ द जीडीपी। जो तुम्हारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। इस जीडीपी होता है तुम्हारा gross domestic product is the sum total of the financial value of all the produced goods and services during a year in a country। एक साल के अंदर एक कंट्री
जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उन सब की फाइनेंशियल वैल्यू का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उनकी फाइनेंशियल वैल्यू, उनके पैसों में जो वैल्यू होती है उन सबका टोटल दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और जो फाइनेंशियल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमेशा जीडीपी की परसेंटेज में आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किए थे, फिस्कल रिफॉर्म्स किए थे ताकि फिस्कल डेफिसिट को हम फेस ना करें, हमारे पास सरप्लस हो, मतलब गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। कुछ रिफॉर्म्स हमने ये किए थे। देन है मॉनेटरी रिफॉर्म्स। पहले हमें ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये उससे रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे जो तुम्हारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, जिससे आरबीआई क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर उसको दिख रहा है कि मनी की सप्लाई कम होनी चाहिए तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इसमें इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को ये ज्यादा अच्छे से आता होगा, वैसे हमें ज्यादा डीपली इसको पढ़ने की नीड नहीं है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा ही पॉइंट है। तो हमने वहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उनमें रिफॉर्म्स किए थे, कुछ उसमें सुधार किया था कुछ। देन उसके बाद था कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। पहले हमें ये पता होना जरूरी है कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है। अ मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड बॉट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज क्या होती है, शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। आपकी आप फ्यूचर में कमिंग लेक्चर्स में पढ़ोगे इसके बारे में कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, थॉरली बहुत बड़ा टॉपिक है ये आपके पास। तो ये कह रहा है यहाँ पे हमने कुछ रिफॉर्म्स किए थे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, कनेक्टेड रिफॉर्म्स थे, क्योंकि ये मार्केट क्या होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें भी कुछ सुधारात्मक स्टेप्स लिए थे। वो क्या थे, एक तो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारी की सारी नजर रखता है किस पे, कैपिटल मार्केट जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है उस पे। सेकेंड ये कह रहा है द रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड पहले क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो सेट किया जाता था अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे हमारे जो भी इसकी कंट्रोलिंग बॉडी होती थी उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग हम सेट करते थे। उस रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया। अब जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिसाइड किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे किया जाता है। तो उसके बाद है थर्ड इसका पॉइंट था प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड आपका एक क्या है, एक बास्केट होती है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी परमिशन प्राइवेट सेक्टर को भी दी गई थी। ये हमारे कुछ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स थे। उसके बाद है डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग क्या होता है, रिमूव करना। प्राइस कंट्रोल होता है, प्राइस को जो हमने कंट्रोल किया हुआ है, गवर्नमेंट कई चीजों के प्राइसेस को कंट्रोल करती है, मतलब गवर्नमेंट सेट करती है उन प्राइसेस को। तो जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, हम आर्थिक सुधार लेके आना चाहते थे अपने देश में, तब क्या हुआ था, हमने प्राइस कंट्रोल जो था, गवर्नमेंट ने जो प्राइस कंट्रोल किया हुआ था, कई सारे प्रोडक्ट में से गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसको रिमूव कर दिया था। अब इंडस्ट्रीज को दे दिया था कि वो खुद से प्राइस सेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के। तो ये होता है प्राइस कंट्रोल। डिसमेंटलिंग मतलब रिमूव करना, हटाना। प्राइस कंट्रोल मतलब जो गवर्नमेंट ने तय कर रखे थे प्राइस, अब उनको हटा दिया गया था। अब हर एक मतलब इंडस्ट्रीज को दे दी गई थी छूट कि वो प्राइस सेट कर सकते हैं जो पहले गवर्नमेंट सेट करती थी उन प्राइसेस को। थैंक यू।